हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 11th। और आज हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग सिस्टम, द मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब तक मैंने आपको क्या समझाया? अब तक मैंने आपको बताया द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे हम अकाउंट्स को तीन में क्लासिफाई करते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और उन सबके गोल्डन रूल भी मैंने आपको समझा दिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज उसको देख लीजिए। पर आज मैं आपको क्या बताऊंगा? द कंप्लीट न्यू वे ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंट्री हम जो करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, न्यू मेथड से। और उस न्यू मेथड को बोलते हैं हम मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सी आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, जो मैं आपको कराने वाला हूं, वो सब मैं किससे कराऊंगा? मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग से कराऊंगा। तो सारे क्वेश्चंस का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए पर नंबर 9549168168 और मैं आपको क्वेश्चन में बुक भेज दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं द मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो मॉडर्न मेथड क्या बोलता है? मॉडर्न मेथड, देखो, जब भी आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो कंपनी के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स क्या होता है सर? अरे एक बात बताओ, अगर रिलायंस लिमिटेड चालू हुई है तो वो रेंट पे करेगा, सैलरी पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, परचेज करेगा, सेल्स करेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस करेगा। ऐसे हजारों एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन हर एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? एक नाम दे देंगे और उन सब का क्या बनेगा? एक अकाउंट बनेगा। तो मॉडर्न मेथड बोलता है कि ऐसे हजारों तो अकाउंट है। तो मॉडर्न मेथड ने क्या किया? उन हजारों अकाउंट को उसने कहा कि हम उसको 5 में क्लासिफाई करते हैं। मतलब उसने 5 हेड बता दिए और उसमें हम क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन से हेड है मैं आपको बताता हूं। सी, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस and capital. So as per modern method, all accounts will be classified into, या तो वो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा, या कैपिटल होगा। एक्सपेंस को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लॉस भी लिख सकता हूँ, इनकम को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो दिस 5 हेड्स आर द इंपॉर्टेंट एज पर द मॉडर्न मेथड। सारे अकाउंट जो भी मैं आपको बताऊंगा, सारे अकाउंट या तो इसमें क्लासिफाई होंगे। एग्जाम्पल बताऊं? चलो, एसेट के एग्जाम्पल हो गए, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया। लायबिलिटी के एग्जाम्पल और क्या एग्जाम्पल हो गया? डेटर्स हो गया। अभी बताऊंगा आपको व्हाट इज डेटर्स। लायबिलिटी का एग्जाम्पल बैंक लोन हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। ओके, इनकम का एक्सपेंस हो गया, सेल्स हो गया, प्रॉफिट ऑन एसेट सोल्ड, कमीशन, इनकम, एक्सपेंस और मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट, इनकम। एक्सपेंस में क्या आएगा? एक्सपेंस में आएगा जैसे रेंट पेड, चलो रेंट एक्सपेंस लिख देते हैं, सैलरी, हजारों हेडिंग है, ट्रैवलिंग, आप कितने भी लिख दो, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सेट्रा। एंड व्हाट आर द कैपिटल? कैपिटल होता है ओनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो हम कैपिटल में लिखेंगे। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट को हम ये बोलते हैं एक्सपेंस एंड कैपिटल। रेंट एक्सपेंस क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस हो गया। अगर मुझे रेंट मिल रहा है तो वो क्या हो गया? मेरा रेंट इनकम होगा। तो अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो मेरी रेंट की इनकम आएगी, तो वो इनकम में आएगी। अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो
मैं रेंट पे करूँगा तो वो मेरा रेंट एक्सपेंस हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस, सैलरी, ट्रैवलिंग, ऑडिट एक्सपेंसेस, हज़ारों एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं। तो एसेट्स क्या हो गए? एसेट्स वो होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जो मेरा खुद का होता है, जिसका मालिक मैं खुद होता हूँ। तो अगर रिलायंस लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए की, तो रिलायंस क्या हो गया? उस बिल्डिंग का मालिक हो गया। तो रिलायंस के बुक्स में क्या आएगा? एसेट कितना आएगा? वो जो लैंड उसने जो खरीदा या उसने जो बिल्डिंग 5 लाख की खरीदी वो एसेट्स आ जाएगा। सपोज करो रिलायंस ने वो 5 लाख की बिल्डिंग तो खरीदी, बट वो 5 लाख की बिल्डिंग के लिए उसने 3 लाख ही पेमेंट दिया। मतलब 5 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, पेमेंट 3 लाख का ही दिया, इसका मतलब है 2 लाख का पेमेंट देना बाकी है। भाई आपने, अगर सपोज करो मैं हूँ रिलायंस लिमिटेड और मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए की और मैंने सिर्फ अभी तक 3 लाख की पेमेंट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 2 लाख का पेमेंट बाद में फ्यूचर में देना है। यस, तो वो जो फ्यूचर में जो पेमेंट देना होता है जो मुझे, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? लायबिलिटी। मतलब मुझे वो पेमेंट करना है। तो अगर मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, तो वो 1 लाख क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बैंक को वापस देना है। बैंक लोन तो समझ में आ गया। तो व्हाट इज लायबिलिटी? जो मुझे किसी को पे करना है। अगर मान लो मैंने कोई एम्प्लॉय रखा और उसको मैंने सैलरी मैंने उसको पे नहीं की, और तो वो जो सैलरी जो मैंने पे नहीं की वो मेरी लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे उसको पे करनी है। सपोज करो मैंने एक एम्प्लॉय रखा 6 लाख रुपए का, मैंने उसको 5 लाख रुपए ही दिए और मैंने कहा 1 लाख रुपए देखो 2 साल बाद दूंगा, तो वो जो 1 लाख रुपए है ना वो मेरी लायबिलिटी बन गई। अच्छा, नाउ व्हाट इज डेटर एंड क्रेडिटर्स? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जब भी मैं कोई सामान बेचता हूं, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, जो मेरा गुड्स होता है। भाई मेरा मेन काम क्या है? अगर सपोज करो मेरा मेन काम है पेन बेचना, मतलब मैं सिर्फ क्या करता हूं? पेन बनाता हूं और उस पेन को सेल करता हूं, तो मेरा मेन बिजनेस क्या है? पेन। सो जो पेन से रिलेटेड जो भी मेरी इनकम हो रही है ना, और उसका जो पैसा नहीं आया उसको मैं बोलता हूं डेटर्स में डालता हूं। मतलब कि अगर मान लो मैंने आपको ये पेन बेचा और आपने मुझे उसके पैसे नहीं दिए, तो वो जो पैसे नहीं दिए वो मेरा एसेट ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे वो पैसे लेने हैं। आप मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द माई एंगल। मैंने आपको ये पेन बेचा, आपको ये पेन बेचा है मैंने 18 रुपए में, आपने ये 18 रुपए में खरीद लिया, पर आपने कहा सर मैं पेमेंट करूंगा 2 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आज मुझे कोई पूछे कि मेरा एसेट क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा एसेट क्या है कि मुझे आपसे 18 रुपीज लेने हैं। तो वो क्या हो गया? डेटर्स। तो डेटर्स किसमें यूज होता है? जो मेरा प्रिंसिपल बिजनेस है। मेरा प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? पेन बनाना। तो मेरा पेन बनाने का अगर मेरा प्रिंसिपल बिजनेस है, तो जब मैं पेन बेचूंगा उससे पैसे नहीं आएंगे, तो वो डेटर्स में। हाँ, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस पेन बनाना है, पर मैंने अगर अपना कोई फर्नीचर सेल कर लिया और उससे पैसे नहीं आए, तो वो डेटर्स में नहीं आएंगे, वो अलग हेड बनेगा। वो भी मेरा एसेट ही होगा, पर वो डेटर्स में नहीं आएगा। डेटर्स में वही अमाउंट आता है जो मेरा प्रिंसिपल बिजनेस से रिलेटेड कोई अमाउंट होता है, वो नहीं आया। मेरा मेन काम है पेन बेचना, तो पेन से अगर अमाउंट नहीं आया मुझे, तो वो मेरा डेटर्स में होगा। रिलायंस अगर ऑयल बेच रहा है, तो ऑयल अगर उसने किसी को सेल किया और उसने ऑयल का अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो वो उसका डेटर्स में आएगा। क्यों? अल्टीमेटली तो वो पैसा आने ही वाला है। वो पैसा किस लिए आने वाला है? बिकॉज उसने वो सामान बेचा है, राइट। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स भी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर मैंने ये पेन बनाता हूँ, मैं मेरी खुद की कंपनी है, मैं ये पेन बनाता हूँ और इस पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदी। इंक भी तो मैं खरीदूंगा, और मैंने वो इंक खरीदी पर मैंने उसको अब तक पेमेंट नहीं दिया। मैंने उसको उसका पेमेंट नहीं दिया, तो वो जो मैंने उसको जो पेमेंट नहीं दिया वो कहाँ पे? वो मेरी लायबिलिटी हो गई ना। भाई मुझे उसको पेमेंट तो देना है। सपोज करो मैंने ये इंक अहमदाबाद से मुझे खरीदनी है, मैंने खरीद के यहाँ पे ले आया और मैंने उसको कहा, अहमदाबाद वाले को कहा, जो भी ट्रेडर है उसको मैंने कहा कि मैं तेरे को पेमेंट 3 महीने बाद दूंगा। तो आज की डेट पे मुझे उसको पेमेंट देना है, और पेमेंट किस लिए देना है? क्योंकि मेरा मेन काम क्या है? पेन बेचना। तो जो मेरा मेन बिजनेस होता है उसके लिए अगर मैं कुछ सामान खरीदता हूँ, मेरा मेन बिजनेस क्या है? पेन बनाना, तो पेन के लिए इंक खरीदी, प्लास्टिक खरीदा, निब खरीदी, कैप खरीदी, जो भी मैंने चीज खरीदी और उसका मैंने कहा पेमेंट नहीं दिया, तो वो मेरा जाएगा क्रेडिटर्स में। हाँ, अगर मैंने पेन बनाने के लिए कोई मशीनरी खरीदी
और मशीनरी का मैंने पेमेंट नहीं दिया तो वो क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा, वो अलग हेड में जाएगा। लायबिलिटी तो है, वो लायबिलिटी तो है, पर वो क्रेडिटर्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी के लिए मैंने पेमेंट नहीं दिया। क्या वो पेन से कोई रिलेटेड है? नहीं, मेरा मेन काम है पेन, तो मेरा पेन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा ना, अगर वो मैंने पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिटर्स में। पेन बनाने के लिए मैंने मशीनरी खरीदी या फिर मैंने पेन बनाने के लिए मैंने ऑफिस में फर्नीचर लगाया एक्सेट्रा, वो सब रेलिवेंट नहीं है। उसका मैंने पैसा नहीं दिया, वो मेरी लायबिलिटी आएगी, पर वो मेरा क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा। क्रेडिटर्स और डेटर हमेशा गुड्स के लिए आता है, जिस चीज में मैं प्रिंसिपल डील कर रहा हूं। ओके, सो एसेट क्लियर, लायबिलिटी क्लियर। इनकम, इनकम क्या होती है? जो मैं कमाता हूं या जो मैं सेल्स करता हूं, इसमें दोनों आता है कि मैंने अगर ये पेन 18 रुपए में बेचा और मेरी इसकी कॉस्टिंग 10 रुपए ही है, तो मैंने 8 रुपए कमाए, तो 10 रुपए भी मेरी यहां पे मेरी सेल्स कितने की हो गई? 18 रुपए की। प्रॉफिट कितना हो गया? 8 रुपए का। तो दोनों मेरी इनकम ही है एक तरह से। तो इनकम और प्रॉफिट जो दोनों का जो हेडिंग है वो एक ही है। तो सेल्स अगर मैं करूंगा तो भी यहां पे आएगा, प्रॉफिट करूंगा तो भी इस हेडिंग में आएगा। मैंने अगर किसी को कोई कंसल्टेंसी दी तो कमीशन इनकम कहां पे आएगा? वो भी यहां पे आएगा। मैंने किसी को लोन दिया और उसने मुझे इंटरेस्ट उसको देना है तो वो भी यहां पे आएगा। मैंने किसी को प्रॉपर्टी दी तो रेंट आएगा। एक्सपेंस क्या हो गया? खर्चे, भाई रेंट खर्चा, सैलरी खर्चा, ट्रैवलिंग खर्चा, पोस्टेज खर्चा, ऑडिट फीस खर्चा, एंटरटेनमेंट खर्चा, सारे जो भी मैं दिन भर में खर्चे करता हूँ, परचेज जो मैं करता हूँ सामान, वो भी मेरा खर्चा। तो सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे? वो यहाँ पे आएंगे। एंड व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल वो होता है जो बिजनेस अपने ओनर से जो डीलिंग करती है, उसको हम एक अलग अकाउंट देते हैं, कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर रिलायंस लिमिटेड का ओनर है, लेट्स सपोज पूरा 100% का ओनर है मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी से जो भी डीलिंग रिलायंस की होगी उसको हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो रिलायंस के जो भी मालिक हैं, अगर मुकेश अंबानी मालिक है तो मुकेश से जो भी डीलिंग होगी वो किस पे जाएगा? किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अगर मैंने एक कंपनी चालू की accountfunda.com, तो अकाउंट फंडा की आप जब अकाउंटिंग करोगे तो उसकी और मेरी जो डीलिंग होगी वो कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। हाँ, रिलायंस ने किसी से बिल्डिंग खरीदी, कोई थर्ड पर्सन जो बिल्डिंग खरीदी, उसका पेमेंट नहीं दिया या नहीं दिया, उसकी जो भी डीलिंग होगी वो कैपिटल में नहीं जाएगी। रिलायंस और उसके ओनर में जो डीलिंग होगी वो कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो सारे के सारे अकाउंट्स जो हो गए, आप कोई भी अकाउंट सोच लो, वो सारे के सारे अकाउंट्स कहां जाएंगे? वो यहां जाएंगे। बैंक अकाउंट कहां जाएगा? भाई बैंक अकाउंट कहां जाएगा? अरे एसेट है मेरा। कैश कहां जाएगा? एसेट। अरे मेरे पास आज कैश पड़ा, वो कहां जाएगा? एसेट आएगा। नाउ आई विल टीच यू कि ये आपको समझ में आ गया। सारे के सारे जो भी आपके माइंड में अकाउंट्स आ रहे हैं वो यहाँ ही क्लासीफाई हो सकते हैं और कहीं क्लासीफाई नहीं हो सकते एज पर द मॉडर्न मेथड। इन पांचों में ही आपको हर चीज का क्लासिफिकेशन करना है। क्लियर है? नाउ What is the rules of modern method? मॉडर्न मेथड का रूल्स क्या है वो मुझे आपको समझाना है। पहले ये लिखो, आप ये लिखो कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। सी, मैंने इसके लिए एक अलग लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें मैंने सारे की अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग कंसेप्ट समझा रखे हैं। यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ ब्रीफली समझा रहा हूँ जिससे आपको जनरल एंट्री पास करने में प्रॉब्लम नहीं हो। सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स। नाउ आई विल राइट कि उसके रूल्स क्या होते हैं। लिखे, रूल्स लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक बॉक्स बनाओ, अभी आप सिर्फ देखो मुझे। सो ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है सब बताऊंगा मैं आपको। अभी आप जो मैं बता रहा हूं वो करो।
ओके, नाउ मेरे 5 हेड्स हैं, राइट? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। पहले मैं आपको रूल लिखा देता हूं। रूल, एसेट एंड एक्सपेंस। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। क्लियर है? सब समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ लिखना। नाउ बाकी क्या बचे? लायबिलिटी। भाई मैंने ये तो कर लिया, एसेट कर लिया और एक्सपेंस कर लिया। अब क्या बचे? लायबिलिटी, इनकम। देखो इनकम में प्रॉफिट भी आता है और कैपिटल। इनके क्या रूल्स हैं सर? इनके क्या रूल्स हैं? ये अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। सो ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है सब समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप सिंपल इसका रूल लिखो, दैट इज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। क्लियर है? तो रूल समझ में आया आपको? रूल क्या है? पांचों अकाउंट मैंने क्लासिफाई कर लिए, ये पांचों अकाउंट्स हो गए। सारे के सारे अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे और कहीं नहीं आ सकते। नाउ इन पांचों अकाउंट को मैंने अलग अलग ग्रुप कर लिया, ए, ई और यहाँ पे LIC। चलो इसका मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूँ तो ठीक है, मैं आपको ऐसे तो मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। ए और ई, इसका आप शॉर्ट फॉर्म मान लो, लेट्स सपोज अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म मान लो, आपको याद हो जाएगा। ऐसे तो 2-3 क्लास के बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये याद करने की। स्टिल मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है पता है? इसका है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होती है ना कंपनी, वो। तो LIC। ओके, सो एक हो गया AE LIC। बट आपको ऐसे याद करो, एसेट और एक्सपेंस का एक ही रूल है, बाकी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का दूसरा रूल है। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अकाउंट्स में, जैसे मैथमेटिक्स आपने पढ़ी थी, तो मैथमेटिक्स में होता है ना, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, परसेंटेज होता है। सेम वे अकाउंट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। बस या तो अकाउंट डेबिट होगा या तो अकाउंट क्रेडिट होगा, तीसरा कुछ नहीं होता है। अब ये सर डेबिट हम कैसे करेंगे, क्या हम क्रेडिट करेंगे, कैसे समझ में आएगा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको अकाउंट एक है ना, सिंपल एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट है जो आपको बाद में आपको बताऊंगा। तो डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, क्रेडिट हमेशा आपके राइट साइड में आता है। पर अभी हमें इसमें नहीं जाना है, हमें किस में जाना है? हमें जाना है कि हम एंट्री कैसे पास करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पर मैं आपको बता रहा हूँ, डेबिट लेफ्ट में आता है, क्रेडिट राइट में आता है। पर अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इसके लिए मेरे पास एक सेपरेट क्या है, चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें मैं ये डील करूंगा। पर अभी तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, रूल क्या है, एसेट एक्सपेंस, ए और ई। एसेट और एक्सपेंस का एक रूल है, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। बढ़ेगा तो डेबिट, अगर कम होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। सर एक्सपेंस कम कैसे होता है, सब समझाऊंगा। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, उल्टा है, इसका पूरा उल्टा है। इधर इंक्रीज को डेबिट कर रहा हूं, इधर मैं इंक्रीज को क्रेडिट कर रहा हूं। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। और अगर ये तीनों चीजें घिरेंगी तो क्या होगा मेरा? डेबिट।
बात समझ में आई? दैट इज ये आपको दोनों चीजें आपको याद करनी है। याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी आपको। वाई? 2-3 क्लास के अंदर आप तो आपके माइंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा कि कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज करो मैंने लैंड खरीदा और उसके लिए मैंने कैश पे किया। लैंड खरीदा और मैंने उसके लिए कैश पे किया, मतलब मैंने 5 लाख का लैंड लिया और 5 लाख रुपए पे कर लिए। तो लैंड क्या है मेरा? सर एसेट। तो लैंड क्या होगा? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर लैंड, मैं आपको मेरे, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? उसकी कर रहे हो, मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो? भाई लैंड मैंने खरीदा, आप अकाउंटिंग मेरी कर रहे हो ना, आपको मेरी बुक्स बनानी है। तो मैंने लैंड खरीदा तो मेरे पास एक एसेट आया, तो एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर एसेट आपके पास बढ़ रहा है, और जब एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करता हूं? उसको डेबिट करता हूं। भाई आपको ये तो पता ना लैंड क्या होता है? फिर लैंड एसेट होता है, बिकॉज लैंड एक्सपेंस तो होता नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं होता, इनकम भी नहीं होता, कैपिटल भी नहीं होता। अगर आपके मन में भी डाउट है सर लैंड एक्सपेंस भी तो हो सकता है, तो मैंने एक कंसेप्ट पूरा जो मैंने जो की अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसमें समझा रखा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो वो आप एक बार देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से खर्चे मेरे खर्चे में आते हैं, कौन से खर्चे मेरे एसेट्स में आते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर कोई खर्चा मैं करता हूं और अगर उसकी जो वैल्यू है वो, अगर उसका जो बेनिफिट है वो मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है तो वो मेरा एसेट है। या फिर अगर वो मुझे ज़्यादा अगर वो जो चीज़ है वो 4 साल 5 साल चलने वाली है तो वो मेरा एसेट है। बट इसके लिए मैं आपको डिटेल में मैंने कंसेप्ट रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वो यूट्यूब में देख सकते हो उसके अंदर। देन यू प्रोसीड फर्दर की यहाँ पे, पर आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा मेरा एसेट है। सैलरी पे करता हूं वो मेरा खर्चा है, पर मैंने कुछ एक लैंड खरीदा उसके लिए भी तो मैंने पे किया, पर लैंड क्या हो गया? मेरा एसेट हो गया। वाई? बिकॉज उसकी वैल्यू है, वो एक महंगी चीज है और वो जो मेरी जो वैल्यू है वो रीसेलेबल है। कल मैं लैंड जाके मार्केट में सेल कर सकता हूं, तो वो मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। क्लियर है? तो मैंने लैंड खरीदा कैश देके, तो लैंड होगा डेबिट और कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्यों सर? अरे लैंड डेबिट क्यों होगा? लैंड मेरे एंगल से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओके, और मैंने क्या पे किया? कैश। तो मेरे यहां से कैश जा रहा है। कैश क्या है सर? कैश भी एसेट है, तो एसेट जाता है तो मतलब मेरा एसेट कम हो रहा है। हाँ कम हो रहा है, तो एसेट कम होगा तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एसेट कम होता है तो क्या करता हूं? क्रेडिट। नाउ आई विल टीच यू कि हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। इससे पहले मैं आपको जनरल प्रॉपर का जो मेरा फॉर्मेट है वो समझाऊंगा, उसके बाद हम लेट्स डू द क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे और इस जो पूरी जर्नल एंट्री में हम मास्टरी करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। क्लियर है? सो लेट्स, आप इसको नोट करो, इसको आप एकदम ध्यान से बड़े से पेज में रिकॉर्ड करना और इसको भी आप करना कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या चीजें हैं। रिकॉर्ड इट। सो लेट्स मेक अ फॉर्मेट फॉर द जनरल। जनरल का फॉर्मेट कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। सी डेट, पर्टिकुलर, LF, अभी आप सिर्फ लिखो, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, डेबिट का मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ DR, और क्रेडिट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है CR। डेबिट का DR, क्रेडिट का CR। अब ये DR क्यों है? बिकॉज डेबिट ट्रम था पहले वर्ड, इटालियन, ये अपना इटालियन वर्ड से आया हुआ है, तो डेबिट का DR, क्रेडिट का CR, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म। नाउ मैं आपको सिर्फ एक डमी एंट्री कर रहा हूँ, अभी आपको एंट्री समझा नहीं रहा हूँ। लेट सपोज ये एंट्री हुई है 5 मई 18 को एंट्री हुई है, 2018 को एंट्री हुई है। क्या एंट्री हुई है? कंपनी ने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और उसके लिए कैश पे किया। लेट सपोज 5000 का फर्नीचर लिया। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, सपोज करो मैं रिलायंस की एंट्री कर रहा हूँ, रिलायंस
लिमिटेड, राइट। ये हो गया मेरा, ये मेरा फॉर्मेट है और ये मेरा, ऐसे मैं जो भी एंट्री करूंगा ऐसे फॉर्मेट में करूंगा। पहले डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। एलएफ का पोर्शन अभी आपके लिए हमेशा खाली रहेगा। एलएफ का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो, कि ये जो एंट्री कौन से पेज में मैंने रिकॉर्ड की हुई है वो जाएगा। पर अभी हमारे जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये आपका हमेशा खाली रहेगा, पर ये कॉलम बनाना कंपलसरी है बिकॉज दैट्स अ फॉर्मेट। नाउ डेबिट पहले आएगा, क्रेडिट बाद में आएगा। ऐसे मत कर लेना पहले क्रेडिट या डेबिट, नहीं, ये फॉर्मेट है जो इंटरनेशनली, ग्लोबली हर कोई कंपनी फॉलो करती है। तो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये एंट्री है। और एंट्री के नीचे हम लिखते हैं इसकी नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो दिस इज, जो मैंने एक डमी एंट्री करके बताई है वो ये एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 5000। अब ये एंट्री कैसे करना है, हमें कैसे समझ में आएगा, कौन सा डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, मैं आपको इन सारे जो रूल्स से यूज़ करके ये एंट्री करके बताऊंगा। तो जनरल प्रॉपर दिखता ऐसा है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आए कि हमें ये डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। ये डमी है, इसके एंट्री का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी हम क्वेश्चन पे चालू करते हैं, जिससे हमें समझ में आए क्या हम ये मॉडर्न मेथड ऑफ जो रूल्स है उससे हम उससे जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो भी आप एंट्री पास करते हो, डेबिट यहाँ एंड में आता है और ये जो स्पेस होती है ना थोड़ी सी खाली होती है। मतलब फर्नीचर के नीचे मैं 2 नहीं लिखता हूँ, फर्नीचर के यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। अब मैं एंट्री कैसे करूँगा, डोंट वरी, आपको सब समझाऊंगा कैसे यहाँ पे स्पेस आएगी, यहाँ पे हम क्रेडिट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, एवरीथिंग विल एक्सप्लेन यू नाउ। लिखो, ये पहले फॉर्मेट लिख दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, इसको क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।